बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर के सरकार की सख्ती, पराली जलाने वाले किसानों से नहीं होगी खरीदारी। बिहार में 2000 शिक्षकों की सैलरी कटी, 22 हुए सस्पेंड। लालू यादव की याददाश्त कमजोर हो गई है, जुबान फिसली जा रही है, मंत्री अशोक चौधरी ने बताया राजद सुप्रीमो का हाल। सोनिया गांधी से बात करके बुरे फंसे लालू यादव, हो सकती है 5 साल की सजा। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेजस्वी यादव ने जापान में की बड़ी पहल। ये एसबीआई के ग्राहक हैं तो अब बिना एटीएम कार्ड के निकाले कैश, जाने क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। प्याज रुलाने के लिए है तैयार, जल्द 100 रुपए पहुंचेगी कीमत, आम जनता है परेशान। समय रहते सचेत नहीं हुए तो सभी को नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा। संस्कृति की परीक्षा में इस्लाम का सवाल पूछने पर भड़के गिरिराज सिंह। नए बहाल टीचरों के स्कूल पोस्टिंग को लेकर के 4 अधिकारियों को मिला बड़ा जिम्मा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा काम। नीतीश कुमार क्या बिहार में तेजस्वी यादव को सौंप देंगे ताज या फिर करेंगे इंतजार। दिन में पसीना, सुबह शाम सिरहन, दिवाली से पहले बिहार के कई जिलों में हवा हुई खराब। लालू यादव पर प्रकाश झा बनाएंगे फिल्म, तेजस्वी यादव लगाएंगे पैसा, 2025 के चुनाव से पहले फिल्म होगी रिलीज। नीतीश सरकार देने जा रही है सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा, दीपावली छठ के पहले होगा महंगाई भत्ता में इजाफा, बढ़ जाएगी सैलरी। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर के सरकार हुई सख्त, पराली जलाने वाले किसानों को नहीं होगी खरीदारी। चुनाव में लालू नीतीश का नस ढीला कर देंगे, मुझे ढकिया दे इनके बस में नहीं, प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। दिवाली से पहले बिहार के इन 4 शहरों में पटाखों पर लगा बैन, अब त्योहारों में नहीं कर पाएंगे धमाके। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने मंच से भरी हुंकार, बोले नरेंद्र मोदी और आरएसएस का सुफरा होगा साफ। अब नहीं लड़ूंगा चुनाव, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, क्या राजनीति से ले रहे हैं संन्यास। दीपावली छठ में बिहार आना हुआ आसान, रेलवे चला रही है 60 स्पेशल ट्रेनें, स्टेशनों पर टिकट काउंटर भी बढ़ाए गए। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जापान में बड़ी पहल की है। दरअसल जापान के सबसे बड़े ट्रेवल शो जाटा 2023 के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने टोक्यो के बाद ओसाका के टूर और ट्रेवल ऑपरेटर्स के साथ संवाद किया। जहां ओसाका शहर में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में सभी ऑपरेटर्स को बिहार पर्यटन स्थलों से जुड़े वीडियो प्रेजेंटेशन दिया और उनसे बिहार के पर्यटन स्थलों पर भ्रमण करने की अपील भी की गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार टूरिज्म रोड शो कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने टोक्यो के बाद जापान के दूसरे प्रमुख शहर ओसाका में बिहार टूरिज्म रोड शो के माध्यम से वहां से प्रमुख और टूर और ट्रेवल ऑपरेटर्स के साथ संवाद करके उन्हें बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में अवगत कराया। दोस्तों
दोस्तों बात करेंगे कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने ही एक बयान की वजह से गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। यह सदाकत आश्रम पटना में जिस तरह से मोबाइल पर कुछ कांग्रेसी नेताओं से बात करने की बात लालू प्रसाद यादव ने स्वीकार की है, उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती है। यह जेल में चोरी छिपे मोबाइल रखना कानूनन अपराध है। ऐसा नहीं कि जेल में बंद कैदी अपने लोग से बात नहीं कर सकते हैं, पर जिस नंबर से बात करना है वैसे 4 नंबर जेल प्रशासन को बताने होते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव का बयान जांच में सही पाया गया तो फिर उन्हें 5 साल की सजा हो सकती है। यह कांग्रेस की ओर से आयोजित श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह में लालू प्रसाद यादव ने खुले मंच से किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब वे रांची के जेल में बंद थे तो फिर अखिलेश सिंह उनसे मिलने आए थे। लालू के मुताबिक उन्होंने ही जेल से ही सोनिया गांधी के फोन पर बात की थी। ऐसा वे तब कर रहे थे जब वो चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता थे और रांची जेल में रहकर भी फोन का इस्तेमाल करते थे। लालू प्रसाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और फिर उनके करीबी अहमद पटेल से भी बात करते थे। दोस्तों बात करेंगे कि दुर्गा पूजा और दशहरा मनाने छुट्टी पर घर आए बिहारियों के लिए काम पर लौटना मुश्किल साबित हो रहा है। जब बिहार से दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब समेत अन्य राज्यों के लिए जाने वाली ट्रेनें पूरी तरीके से फुल चल रही है। बिहार के रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों के जनरल डिब्बों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। या वहीं आरक्षित स्लीपर कोच में भी कमोबेश यही हाल है। यह ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी है, या साथ ही तत्काल टिकट के लिए भी मारामारी चल रही है। ऐसे में यात्री दूसरे राज्यों की ओर जाने के लिए दूसरे विकल्पों की तलाश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार दूसरे राज्यों में काम करने वाली बड़ी संख्या में लोग दुर्गा पूजा और फिर दशहरा मनाने अपने घर आए। जहाँ छठ महापर्व में अभी करीब 20 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में वे वापस काम पर लौट रहे हैं। जहाँ छुट्टियां खत्म होने के बाद दूसरे शहरों में पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं भी वापस लौट रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। तो दोस्तों बात करते हैं कि नशेड़ियों के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। किशनगंज में नशे का कारोबार काफी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। अब इसको लेकर के आम लोग अब छात्र छात्राएं भी परेशान हो गए हैं, जिसको लेकर के आज छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और NH-27 को जाम करके विरोध किया। आपको बता दूं कि खबर किशनगंज से है, जहां नशेड़ियों के खिलाफ इंटर हाई स्कूल के छात्रों का गुस्सा आज फूट पड़ा, जिसके बाद उन्होंने समाहरणालय के समक्ष नेशनल हाईवे 27 को जाम करके बवाल काटा। बताया जा रहा है कि सभी छात्र नशेड़ियों द्वारा एक साथी की पिटाई से नाराज होकर के जबरदस्त हंगामा किया। जहां सभी आक्रोशित छात्र स्कूल के सामने से दुकान को हटाने की मांग कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि शुक्रवार को इंटर हाई स्कूल के एक छात्र की पिटाई नशेड़ियों के द्वारा की गई थी, जिसके बाद शनिवार को सैकड़ों की संख्या में इंटर हाई स्कूल के छात्र समाहरणालय पहुंच गए। जहां समाहरणालय का गेट नहीं खोले जाने पर नाराज छात्रों ने नेशनल हाईवे 27 को जाम कर दिया। नाराज छात्र नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के जोरदार प्रदर्शन करने लगे। छात्रों का कहना है कि विद्यालय के सामने कई ऐसी दुकानें हैं जहां नशे का सामान बिकता है, जिसके कारण उन सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जाम की वजह से नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। आपको बता दें कि जिले में यानी कि बिहार के किशनगंज जिले में सूखे नशे का प्रचलन तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा पूरे समाज को उठाना पड़ रहा है। नाराज छात्रों ने कहा है कि उनकी मांग है कि स्कूल के सामने से जितनी भी दुकानें हैं उन्हें हटाया जाए। जब वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझा बुझा करके जाम खुलवा दिया। जब मौके पर मौजूद SDPO गौतम कुमार ने कहा है कि बदमाशों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी, साथ ही दुकानों को हटाया जाएगा। इस दौरान करीब आधे घंटे तक नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित रहा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब शुक्रवार की शाम खुदागंज थाना क्षेत्र के अकुड़ी गांव में समाज सेवी सुशीला देवी ने की पुण्यतिथि पर पहुंचे जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान ये बातें कही है। जब उन्होंने कहा है कि 75 साल तक चुनाव की राजनीति करनी चाहिए, इसके बाद नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि राजनीति में सक्रियता जारी रखना अलग बात है, जब चुनाव नहीं लड़ना अलग बात है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मेरी उम्र 79 साल है, यानी कि 1 साल कम 80 साल। चुनाव नहीं लड़ेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। राजनीति में हम रहेंगे और काम भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आदमी जब अपने आप को सामाजिक सेवा के लिए ढाल दिया है तो फिर वो तो मरते दम तक राजनीति करेगा ही। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से पूछा गया है कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के क्या चर्चा हुई है, तो इस पर जवाब में कहा है कि हमारी पार्टी कोई भी डिमांड नहीं कर रही है, जो भी देगा होगा। दशहरा खत्म हुआ है, अब बिहार में प्रवास होगा।
दोस्तों बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। यह रोजगार मेला शनिवार दोपहर 1 बजे देश भर के 37 स्थानों पर आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त यूथ को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा है कि रोजगार मेला ने पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाया है, इससे युवाओं को भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा बना हुआ है। जब पीएम मोदी ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया का समय रोजगार मेला के तहत कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजगार मेला ने युवाओं की भर्ती चिंता को दूर कर दिया है और अब जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति हो जाती है तो फिर अच्छा होगा। उन्होंने कहा है कि कई रोस्टर का विकास तेजी से हो रहा है, जिससे युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा हो रहे हैं। ये भर्ती केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारी और फिर केंद्र शासित प्रदेशों में हो रही है। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और फिर साक्षरता विभाग और स्वास्थ्य और फिर परिवार कल्याण मंत्रालय समेत विभिन्न मंत्रालय और फिर विभागों में काम करेंगे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी गाड़ी की सवारी कर रहे हैं जिसका इंश्योरेंस फेल है। जय नीतीश कुमार आज सहरसा के दौरे पर थे। वहां वे जिस गाड़ी पर सवार हुए उसका इंश्योरेंस फेल हो गया है। जब सरकारी कागजात ही बता रहे हैं कि पिछले 5 साल से उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कानून में ऐसी कोई भी छूट नहीं है कि मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक बिना इंश्योरेंस की गाड़ी से चल सकते हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सहरसा जिले के पंचचिया गांव में गए थे, जब वे बाहुबली अनंत सिंह के दादा और फिर चाचा की प्रतिमा का अनावरण करने और फिर आनंद मोहन की मां से आशीर्वाद लेने के लिए उनके गांव गए थे। जहां वैसे तो नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से पंचचिया गए थे, लेकिन हेलीपैड से प्रतिमा स्थल और फिर आनंद मोहन के घर आने जाने के लिए पटना से उनकी खास बुलेट प्रूफ गाड़ी सहरसा गई थी। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नीतीश कुमार उस गाड़ी पर बैठे, लेकिन उस गाड़ी के कागजात को चेक किया गया तो पता चला है कि उस गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है। 5 साल पहले ही फेल हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, बिहार के मुखिया है, वही इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, परिवहन का पालन नहीं कर रहे हैं और इन 5 साल पहले फेल हुआ इंश्योरेंस वाला गाड़ी पर चढ़ करके अब घूम रहे हैं। दोस्तों लालू प्रसाद यादव बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह की जयंती पर पटना पहुंचे। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन की तारीफ की है। साथ ही पटना से इस गठबंधन की शुरुआत होने पर खुशी जताई है। मंच से बीजेपी पर वार करते हुए उन्होंने पार्टी पर सांप्रदायिकता को भड़काने के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में भारी रैली हम लोग करने वाले हैं। जब भाजपा हटाओ देश बचाओ, यहीं से हवा देश भर में फैलेगा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और फिर आरएसएस का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अब ये जा रहे हैं। यानी कि लालू प्रसाद यादव का कहना है कि जो बीजेपी भी राज कर रहे हैं देश पर, अब इनका राज खत्म होने वाला है 2024 में। अब ये जा रहे हैं, फिर ये कभी लौटने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 7-8 साल में जिस तरीके देश का हालात बना दिया है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इससे देश चलने वाला नहीं है। और देश के जनता समझ चुकी हैं कि आखिर ये देश में चल क्या रहा है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से देश में विकास के नाम पर शून्य है और खाली हिंदू मुस्लिम ही हो रही है, जिस वजह से अब इनको जाना पड़ेगा। दोस्तों दहेज लेना और देना दोनों गैर कानूनी है। इस सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई जिलों में समाज सुधार अभियान चला चुके हैं। वहीं सरकार की ओर से प्रचार प्रसार की मद में करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। मतलब जमीन पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दिख रही है। आए दिन महिलाएं दहेज प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही दहेज प्रताड़ना का मामला बिहार के भागलपुर के सबौर थाना के अंतर्गत एक गाँव से आया है, जहाँ एक लाचार और बेबस महिला अपनी फरियाद लेकर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंची, जहां उसने एसएसपी से अपने जान माल की गुहार लगाते हुए इंसाफ की मांग की है। जब लाचार महिला का कहना है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे पति मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। अब तो हद पार हो गई है। अब मेरे ससुर ही मेरे ऊपर गलत नजर रख रहे हैं। मेरे पिताजी काफी गरीब हैं, पैसे कहां से देंगे? अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मुझे इंसाफ चाहिए। अब ये महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, इंसाफ मांग रही है, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल पा रही है। दोस्तों दुनिया में बढ़ते जल संकट को लेकर के तो फिर पिछले कई सालों से
चर्चाएं चल रही है, लेकिन भारत में साल 2025 तक गंभीर जल संकट पैदा होने के संबंधित संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई है वह हमारे लिए निश्चित रूप से बेहद चिंताजनक है। यह इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और फिर मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में सिंधु गंगा के मैदान के कुछ क्षेत्र पहले ही भूजल की कमी के खतरनाक बिंदु को पार कर चुके हैं और पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में साल 2025 तक कम भूजल उपलब्ध का गंभीर संकट होने का अनुमान है। रिपोर्ट कहती है कि सऊदी अरब जैसे कुछ देश पहले ही भूजल जोखिम चरम बिंदु को पार कर चुके हैं, जबकि भारत सहित अन्य देश इससे ज़्यादा दूर नहीं है। जब मतलब भारत की हालात भी निकट भविष्य में सऊदी अरब जैसी हो सकती है। सऊदी अरब में जैसे अभी पानी की किल्लत है, भूजल की किल्लत है, वैसे ही अब भारत में भी होने वाली है। हो सकता है कि ये बात अभी कुछ लोगों को सही नहीं लगी हो, कुछ लोग इस बात को इग्नोर कर दें और वो मजाक में ले लें, लेकिन आपको बता दूं कि वास्तव में कुछ सालों में ऐसी हालात होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। भूमिगत जल का दोहन तो बेतहाशा हो रहा है, लेकिन बारिश के जल को संजोने के प्रयास उतने नहीं हुए हैं कि भूजल स्तर को बरकरार रखा जा सके। जिन कुओं का पानी कभी नहीं सूखता था, या उनके भी सूखने या फिर उनका जल स्तर का हर साल और फिर अधिक नीचे जाने का अनुभव देश के प्राय सभी हिस्सों के लोग कर रहे हैं। बारिश के मौसम में भले ही कुछ राहत मिल जाए, लेकिन बाकी दिनों में तो देश के कई हिस्सों में जल स्तर इतना नीचे चला जाता है कि बोरवेल भी काम नहीं कर पाते हैं। केवल पानी ही नहीं, दरअसल प्राकृतिक प्रदत्ता सभी संसाधनों यानी कि मिट्टी, वन, खनिज, पेट्रोलियम आदि का हमने इतनी लापरवाही के साथ दोहन किया है कि उससे पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ ही कई तरह की आपदाओं की आहट सुनाई देने लगी है। जब कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, जब कहीं नदियां सूख रही है, तो फिर बाढ़ और अकाल की तीव्रता पहले से ही कई भीषण होती जा रही है। या जहां तक जल संकट की बात है, तो फिर नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधक सूचकांक के अनुसार भारत के 60 करोड़ से अधिक लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। हालांकि सरकार इस बारे में कदम उठा रही है और फिर जल की उपलब्धता, संरक्षण तथा गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अब ये बच्चा मेरे लिए सब कुछ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। जेडीयू में इस पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। इधर आरजेडी में जश्न का माहौल है, जब कांग्रेस ने नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है उसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, ये सब तो पहले से ही तय है। राजनीतिक पंडित नीतीश कुमार के इस बयान का अपने अपने स्तर से राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पुराने बयानों को जोड़ रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं। जहाँ उनका कहना है कि एमपी और राजस्थान यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद एक नई राजनीतिक परिवर्तन की आहट देखने को मिलेगी बिहार में। इनकी बानगी मध्य प्रदेश में दिखने लगी है। समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। ये इंडिया गठबंधन में जो कुछ चल रहा है उसको समझने के लिए काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को तेजस्वी यादव को लेकर के जो कुछ कहा है वह पहली बार कहा हो, जब वे इस प्रकार की चर्चाएं पहले भी कर चुके हैं और करते रहे हैं। जब कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने तो कहा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी क्षमता साबित करते हुए महागठबंधन को जीत के काफ़ी करीब पहुंचा दिया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि तेजस्वी यादव अगले चुनाव यानी कि साल 2025 का नेतृत्व करें। यह नीतीश कुमार के इस बयान पर तब जेडीयू में खलबली मच गई थी। संसदीय बोर्ड के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन करते हुए अपने कट्टर प्रतिद्वंदी एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ एक सौदा किया है। एक बार तो सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार ने भूल से ही सही लेकिन तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बता दिया था। उसके बाद जमकर के बवाल हुआ था। बहरहाल तेजस्वी यादव को लेकर के नीतीश कुमार के ताजा बयान के बाद जदयू में सीनियर नेताओं के बीच मंथन चल रहा है। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है, लेकिन खुशी मना रहे हैं आरजेडी के लोग। जी हाँ, राजद परिवार खुशी मना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब नीतीश कुमार अपना गद्दी छोड़ करके तेजस्वी यादव को उस गद्दी में बैठाने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में मौसम बदल रहा है। सर्दी का मौसम धीरे धीरे आ रहा है और गर्मी जा रही है। इस दौरान दिन में धूप निकलने पर पसीना छूटने लगता है, तो वहीं सुबह और शाम को हल्की सर्दी लगती है। मानव स्वास्थ्य के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है कही जा सकती है। सावधानी के साथ
बचाव नहीं करने पर हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। इस बीच तापमान में गिरावट के साथ बिहार के कई शहरों में हवा की स्थिति अच्छी नहीं है। जब पूर्णिया में आज हवा का AQI 268 के स्तर पर पहुंच गया, तो जबकि पटना में AQI 236 पाया गया है। दरअसल बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव शुरू हो गया है। बिहार का मौसम शुष्क हो गया है। मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार बिहार में इस तरह की स्थिति आगे भी बनी रह सकती है। मौसम में बदलाव की वजह से इन दिनों दिन एवं शाम के तापमान में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। दिन में धूप निकल जाती है तो वहीं बाहर निकलने पर पसीना निकलने लगता है, जब वहीं शाम के समय हल्की सिरहन का एहसास होने लगता है। या खास करके अगर आप बाइक से निकलते हैं तो फिर हल्की ठंड लगती है। ग्रामीण इलाकों में वातावरण साफ है लेकिन तापमान कम देखा जा रहा है। जब रात में एक चादर सी सर्दी लगती है और सुबह को भी कुछ देर तक ठंड महसूस होता है। जब शाम को शहर की अपेक्षा यानी कि शहर की तुलना में ग्रामीण इलाकों में सर्दी कुछ ज़्यादा लगती है, जिससे सिरहन का एहसास होता है। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि शुक्रवार को मोतिहारी बिहार का सबसे अधिक गर्म रहा, जहाँ वहाँ पर 34.6 डिग्री सेल्सियस तापमान में रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर बांका जिले में सबसे कम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बायोपिक बनने जा रही है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा इस फिल्म को बनाएंगे, ऐसी चर्चा है। यह चर्चा ये भी है कि लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर में शामिल होंगे। लालू यादव ऐसी शख्सियत है जो कभी सियासत तो कभी निजी कारणों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और अब लालू यादव का जीवन रुपहले पर्दे पर उतारने की तैयारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये फिल्म रिलीज हो सकती है। राजद के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि बायोपिक पर पिछले 6 महीने से काम चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक लालू पर बायोपिक बनाने का अधिकार RJD अध्यक्ष के परिवार से ले लिया गया है। बायोपिक को प्रकाश झा बनाएंगे। सूत्रों का कहना है कि लालू यादव छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव इस फिल्म के फाइनेंसरों में से एक होंगे। जब लालू यादव की बायोपिक बनाने के लिए प्रोड्यूसर कंपनी को एडवांस पेमेंट किया जा चुका है। लालू यादव पर बनने जा रही फिल्म का कंटेंट कैसा होगा, इस पर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लालू यादव के जीवन के उन पहलुओं को दिखाया जाएगा जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। जब बायोपिक में उनकी उपलब्धियों और फिर सियासी यात्रा को भी दिखाया जाएगा। बायोपिक की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है और जल्द ही फिल्म की कास्टिंग भी शुरू हो जाएगी, जिसमें ज्यादातर बिहारी यूपी के कलाकारों को शामिल किया जाएगा। लालू पर बन रही बायोपिक के बारे में जब प्रकाश झा से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे हंसी में टाल दिया। हालांकि राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि लालू यादव के जीवन पर बायोपिक बन रही है, ये अच्छी बात है। यह देश के युवाओं समेत सभी वर्गों के लोगों को इनके जीवन के बारे में काफी दिलचस्पी है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव पर पहले भी काफी किताबें और फिर फिल्में बन चुकी है। लोग ये भी समझना चाहते हैं कि लालू कैसे सामाजिक न्याय की मुख्य क्रांति लाए हैं। लालू यादव अपने ठेठ और मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब संसद में उनका भाषण सुनने को हर कोई उत्सुक रहता था। जब बिहार से लेकर के देश के सियासत में लालू का सियासी सफर काफी रोचक रहा है। जब लोगों को उनके जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है। जब राजनेताओं के जीवन पर बनी फिल्मों की बात करें तो फिर बाला साहेब ठाकरे के पर फिल्म ठाकरे बनी थी, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ठाकरे का किरदार निभाया था। वहीं पर फिल्म PM नरेंद्र मोदी में विवेक ओबराय ने मोदी का किरदार निभाया था। द एक्सीडेंटल प्राइमरी मिनिस्टर में अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह का किरदार निभाया था। ऐसे में लालू पर बन रही बायोपिक उनके चाहने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी। क्या आपके पास भी SBI बैंक में खाता है और आपके पास ATM नहीं है या फिर ATM की डेट एक्सपायर्ड हो गया है, तो ये खबर आपके लिए बड़ी ही काम की है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने अपने योनो ऐप को UPI से जोड़ दिया है। ऐसे में अब बिना क्रेडिट कार्ड के भी आसानी से ATM से कैश विड्रॉल किया जा सकता है। इस फीचर को इंटरपेबल कार्ड लेस कैश विड्रॉल कहा जाता है। ये फीचर सभी ATM पर मौजूद है। जब बैंक ने कहा है कि इस नए फीचर को ATM कार्ड के क्लोनिंग से हो रहे धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आप बिना ATM कार्ड के कैसे कैश प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पैसे निकाल सकते हैं ATM से बिना ATM कार्ड से। तो ATM कार्ड के बिना कैश निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में योनो ऐप को ओपन करना होगा। अब आपको कैश विड्रॉल सेक्शन को सिलेक्ट करना है। अब आप जितना कैश निकालना चाहते हैं उतना अमाउंट वहां पर अपने योनो ऐप में दर्ज कर दें। इसके बाद अब आप अपने ATM को सेलेक्ट करें। अब एक QR कोड जनरेट होगा, फिर उस QR कोड को स्कैन करना है। QR कोड को
स्कैन करने के बाद आप अपना यूपीआई आईडी और फिर यूपीआई पिन दर्ज करें। यूपीआई पिन दर्ज करने के बाद आप जैसे ही सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके अकाउंट से कैश डिस्पर्स हो जाएगा, यानी कि कैश निकल जाएगा। आप आसानी से एटीएम से कैश निकाल सकते हैं बिना डेबिट कार्ड के, बिना एटीएम कार्ड के। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीत बिहार सरकार इस बार दीपावली पर बिहार के सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। जब सरकारी कर्मी और फिर पेंशन भोगियों के डीए यानी कि महंगाई भत्ता में इजाफा करने को लेकर के राज्य सरकार ने बड़ी तैयारी की है। सूत्रों के अनुसार बिहार कैबिनेट की अगली बैठक में महंगाई भत्ते पर हरी झंडी दी जा सकती है। जब कहा जा रहा है कि वित्त विभाग ने कैबिनेट सचिवालय को महंगाई भत्ता का प्रस्ताव भेज दिया है, जब इसे अब कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने का अनुमान है। सूत्रों के अनुसार बिहार के सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए नीतीश कुमार उनके महंगाई भत्ता में 4% इजाफा कर सकती है। इससे राज्य के यानी कि बिहार के वेतन भोगियों और फिर पेंशन भोगियों को डीए 42% से बढ़ाकर के 46% हो जाएगा। दरअसल मौजूदा समय में 7वें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मियों और पेंशनर को 42% डीए का लाभ मिल रहा है। अब इसमें अगर 4% का इजाफा होता है तो फिर ये बढ़ करके 46% हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक महंगाई भत्ता में 4% इजाफा का लाभ करीब 5 लाख सरकारी सेवकों को मिलेगा, या करीब इसी संख्या में यानी कि 5 लाख के करीब पेंशन धारकों को भी यही लाभ मिलेगा। पिछले सप्ताह यानी कि 18 अक्टूबर को ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ता में 4% इजाफा किया था। ये लाभ केंद्रीय कर्मियों को 1 जुलाई 2023 से मान्य होगा। जब वहीं अब उसी तर्ज पर बिहार सरकार नीतीश सरकार भी दीपावली से पहले बिहार के 10 लाख वेतन और पेंशन धारकों को इसका लाभ मिल सकता है। दोस्तों, मौसम के बदलाव के साथ साथ बिहार में ठंड बढ़ने लगती है। ऐसे में बिहार में बढ़ता वायु प्रदूषण सरकार के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। अब इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि फसल अवशेष यानी कि पराली जलाने वाले किसानों से धान की खरीदारी नहीं की जाए। साथ ही बार बार पराली जलाने वालों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। दरअसल मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने फसल अवशेष प्रबंधन पर बैठक की। इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जैसे जैसे धान कटने का समय आ जाएगा वैसे वैसे बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने की आशंका है। इसलिए उन प्रखंडों और फिर पंचायतों में सतर्कता बरती जाए जहां पहले फसल अवशेष जलाने की शिकायत मिली है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जहां से भी पराली जलाने की शिकायत मिलती है वहां के किसानों का डीबीटी पंजीकरण रद्द करें, या उन्हें सभी प्रकार के अनुदान से वंचित कर दें। इसकी सूची प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शित करें। उन्हें धान अधिप्राप्ति के साथ लाभ के से भी वंचित करने की कार्रवाई करें। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य में यानी कि बिहार में किसानों से पराली को खेतों में ना जलाने की अपील की गई थी। आपको बता दें कि कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने धान की कटनी को देखते हुए फसल अवशेष यानी कि पराली नहीं जलाने को कहा था और धान की खूंटी आदि खेतों में जलाने के बजाय उचित प्रबंधन का निर्देश दिया था। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 4 महीने के अंदर के पाठक के आदेश पर राज्य में यानी कि बिहार में 2000 शिक्षकों की सैलरी काट दी गई है। जी हाँ, खबर के अनुसार इसके अलावा बिहार के अलग अलग जिलों में 17 शिक्षकों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिना सूचना के स्कूल से गायब रहने वाले इन शिक्षकों पर ये कार्रवाई की गई है, जिससे राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिलों में हरकंप मच गया है। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के द्वारा सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए लगातार सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में टीचर के साथ ही साथ छात्र छात्राओं की उपस्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। जब विभाग के आदेश के बाद बिहार के सभी जिलों में टीचरों की उपस्थिति को लेकर के लगातार जांच चल रही है। इसको लेकर के विभाग के द्वारा एक टीम भी गठित कर दी गई है जो टीचरों पर नज़र बनाए हुए हैं। जब वहीं जो छात्र स्कूल नहीं आते हैं उनका भी नाम काटा जा रहा है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप उत्तर बिहार में प्रीपेड मीटर लगाएगी। इसको लेकर के नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि NBPDCL ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। खबर के अनुसार अडानी एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पूर्णिया, कटिहार, अररिया समेत कई जिलों में प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। अडानी एनर्जी के द्वारा
उत्तर बिहार में लोगों के घरों में करीब 27.99 लाख मीटर लगाने का करार हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में बिजली की चोरी को रोकने के लिए लोगों के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। जब बिहार में अब तक 20 लाख से भी अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द सभी लोगों के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में तेजी लाने के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ भी एग्रीमेंट किया है। दोस्तों, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मानसिक और फिर शारीरिक स्थिति अब ठीक है। जहां नीतीश कुमार के खास मंत्री अशोक चौधरी इसकी जानकारी दे रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि लालू जी की उम्र हो गई है, याददाश्त कमजोर हो गई है, जहां स्लिप ऑफ टंग यानी कि जुबान फिसल जा रही है, इसलिए ऐसी बातें बोला जा रहा है जो सही नहीं है। दरअसल मंत्री अशोक चौधरी कल जेडीयू कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनसे सवाल किया गया है कि लालू यादव ने कहा है कि उन्होंने जेल से ही सोनिया गांधी और फिर कांग्रेस के दूसरे नेताओं से बात की थी। अशोक चौधरी ने कहा है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, यानी कि उनकी जुबान फिसल गई होगी। अशोक चौधरी ने कहा है कि उनकी उम्र हो गई है, याददाश्त कमजोर हो गई है, इसलिए जुबान फिसल गई होगी। जेल से कौन फोन कर सकता है। अशोक चौधरी ने कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह में नीतीश कुमार को नहीं बुलाए जाने पर भी सफाई दी है। मीडिया ने सवाल पूछा है कि आखिरकार कांग्रेस ने उनके कार्यक्रम में सिर्फ लालू प्रसाद यादव को ही क्यों बुलाया, नीतीश कुमार को क्यों न्योता नहीं दिया गया। अशोक चौधरी ने कहा है कि राजद कांग्रेस में पुरानी दोस्ती रही है, जेडीयू का तो हाल ही में तालमेल हुआ है। जेडीयू तो पिछले चुनाव दूसरी पार्टी के साथ लड़ी थी। अशोक चौधरी ने यह भी दावा किया गया है कि कांग्रेस के कार्यक्रम में नीतीश कुमार को जरूर बुलाया गया होगा, लेकिन नीतीश कुमार व्यस्त थे, उनका कहीं और कार्यक्रम था, इसलिए वे कांग्रेस के श्री कृष्ण जयंती समारोह में नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए मास्टर प्लान बनाया है। इसी प्लान के तहत आज 10वें रोजगार में मेले के तहत 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इसके लिए देश भर में 37 जगह प्रोग्राम हुए, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। नए भर्ती होने वाले नौजवान केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्त किए जाएंगे। नए भर्ती में हुए कर्मचारी रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, साक्षरता विभाग और फिर अन्य मंत्रालयों में काम करेंगे। जहां वहीं मोदी सरकार का ये स्कीम शुरू करने का मकसद युवाओं को उनके सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय विकास में भागीदारी बनाने के लिए सार्थक अवसर प्रदान करना है। यह नियुक्त किए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को IGOT कर्मचारी पोर्टल पर ऑनलाइन मॉडल के जरिए खुद को ट्रेन करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, पिछले दिनों जहां टमाटर और प्याज की कीमतों को लेकर के मारामारी हो रही थी, तो फिर वहीं अब एक बार फिर से प्याज रुलाने के लिए तैयार है। देखते ही देखते प्याज के दामों में अचानक तेजी आ गई है और अब बाजारों में प्याज 65 से 70 रुपए किलो बिक रही है। जहाँ वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि अभी प्याज की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी और ये कीमतें 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्याज के रेट बढ़ने के पीछे की आखिर वजह क्या है। तो आपको बता दूं कि PTI एजेंसी के मुताबिक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि मौसम से संबंधित कारणों से खरीफ प्याज की बुआई में देरी के कारण कम फसल हुई है और फसल की आवक में देरी हुई है। यह अधिकारी ने बताया है कि ताजा खरीफ प्याज की आवक अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जब भंडारित रबी प्याज खत्म होने का और फिर खरीफ प्याज के आगमन में देरी के कारण आपूर्ति की स्थिति खराब है, जिसके परिणाम स्वरूप थोक और खुदरा दोनों बाजारों में कीमतें बढ़ रही है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने चालू साल 2023-24 में प्याज के लिए बफर स्टॉक को दोगुना किया गया है। इससे घरेलू उपलब्धता में सुधार होगा और फिर आने वाले दिनों में बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगेगा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस दौर में लालू प्रसाद यादव की पार्टी में थे, तब उन्होंने लालू यादव की बात नहीं मान करके आनंद मोहन का समर्थन किया था। नीतीश कुमार ने आज ये खुद बता दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि पार्टी ने कहा था कि आनंद मोहन का विरोध करो, लेकिन हम चुपचाप निकल करके चले गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज खुले मंच पर आनंद मोहन को कहा, हम आपके समर्थक हैं, आप जो काम लेकर के आइएगा वो हम करेंगे। आपको बता दूं कि आनंद मोहन ने अपने दादा और चाचा का प्रतिमा अनावरण करने के लिए CM नीतीश कुमार को न्योता दिया था। नीतीश कुमार अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को साथ लेकर के आनंद मोहन के गांव पंचगछिया पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वे न सिर्फ प्रतिमा का उद्घाटन करने आए हैं, बल्कि आनंद मोहन की मां से आशीर्वाद लेने के लिए और फिर उनके परिवार का दर्शन करने के लिए आए हैं। वहीं पर नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कम से कम आधा दर्जन बार
दोहराया कि आनंद मोहन से उनका जो रिश्ता है वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से आनंद मोहन को कहा कि आपको जो भी राजनीति करना है वह करिएगा, लेकिन हमारा तो रिश्ता दूसरा है ना, इसलिए हम अपना रिश्ता बना करके रखेंगे, आपको जो मन में आइए करिए। आज आप हमको बुलाए तो बड़ी खुशी की बात हुई ना जी, इसलिए कोई भी आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हम लोग आपका समर्थक है ही। वहीं पर आनंद मोहन के गांव में नीतीश कुमार ने 29 साल पुरानी कहानी सुनाई। जब वाकया 1994 का है, जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की पार्टी में थे। नीतीश कुमार ने कहा कि 1994 में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़ी थी। जब हम लोग जिस पार्टी में थे उसने मुझे वहां जाने से को कहा, लेकिन हम चुपचाप निकल गए। जब हम लोग लवली आनंद का समर्थन कर रहे थे और हम चुनाव जीत भी गए। आपको बता दें कि 1994 में वैशाली लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ था, जिसमें लवली आनंद ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी की उम्मीदवार किशोरी सिन्हा को पराजित किया था। नीतीश कुमार ने आज बताया है कि वे लालू यादव के साथ रहकर भी उनका आनंद मोहन की मदद कर रहे थे। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में सरकारी कर्मचारियों के डीए में इजाफा होने वाला है। इसको लेकर के नीतीश सरकार के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। यह खबर के अनुसार सीएम नीतीश कुमार ने अगले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। जहां इस बैठक में सरकारी सेवक और फिर पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते पर मुहर लग सकती है। इसके लिए वित्त विभाग के द्वारा कैबिनेट सचिवालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है। दोस्तों, बीपीएससी ने विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से शिकायत और आपत्ति के लिए ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराने की जानकारी दी है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को परिणाम से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत या फिर आपत्ति है तो वह शपथ पत्र के साथ अपनी बात आयोग के समक्ष रख सकते हैं। उन्होंने बताया है कि आपत्ति या फिर शिकायत बगैर शपथ पत्र स्वीकार नहीं होगा या ऑफलाइन आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर अपने लॉगिन आईडी से डैशबोर्ड में उपलब्ध लिंक के माध्यम से शिकायत और फिर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक अभ्यर्थियों के डैशबोर्ड में लिंक उपलब्ध होगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।